कह रहे हैं कि भाई नाम बदलो भाग्य बदलो, ये क्या सही है? नेम स्पेलिंग अगर आपका आपके बर्थ चार्ट से या आपके ड्राइवर कंडक्टर से सिंक में है तो आप आपकी लाइफ को 50 to 60% अपलिफ्ट कर सकते हैं। कि नेम स्पेलिंग को करेक्ट करने के बहुत से मेथड बताए जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप ये मेथड करो, आप वो मेथड करो, तो कौन सा मेथड सही है? सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो है वो चैलेडियन पद्धति जो है, जिससे अभी इसको जो है सबसे ज़्यादा सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। नेम न्यूमरोलॉजी में ऐसा भी कुछ होता है कि फर्स्ट नेम जो है वो इस पे आना चाहिए, सेकंड नेम इस पे आना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? तो ये एक थंब रूल है कि भले मेरे पास 5 नंबर मौजूद हो, भले मेरे पास 6 नंबर मौजूद हो, 4 नंबर की मदद से मैं ऐसा कहूँगा कि मेरा राजयोग कंप्लीट हो रहा है। सर, हम अपने नाम को किस नंबर पर रखें जिससे कि हमारा भाग्य बदल जाए? मैं किस फील्ड में, उस फील्ड में मुझे इन 4, 5, 6 नंबर में से कौन सा नंबर मुझे श्रेष्ठता के साथ बढ़ना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का नाम रियल में कुछ और रखते हैं, स्कूल वगैरह हर जगह कुछ और होता है, लेकिन प्यार से कुछ और बोलते हैं। जैसे मेरी बेटी का नाम है कांशी, लेकिन मैं उसे प्यार से गुंची बोलती। बचपन तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आप उसको उसी नाम से बुलाएं जो नाम उसका ऑन पेपर है, स्कूल में, कॉलेज में या भविष्य में उसको वो नाम मिलने वाला है। निक नेम के बारे में आपका क्या कहना है? 2 नाम होने की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन से नाम की वाइब्रेशन देनी चाहिए ओवरऑल यूनिवर्स को। सो डेफिनेटली निक नेम घर तक ठीक है। आजकल मैं देख रही हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत चल रहा है, तो ये क्या हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है इसका कुछ? एक अच्छे ऑस्पिशियस नंबर पर लेकर के आते हैं, सकारात्मक नंबर पर लेकर के आते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से आपके जीवन को, आपके व्यापार को, आपकी हेल्थ को और आपकी वेल्थ को प्रभावित करता है। जिसे देखो वो कह रहा है रिस्ट वॉच से भाग्य बदल जाएगा, रिस्ट वॉच से आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो रिस्ट वॉच ढेर सारे उपायों में से एक उपाय है जो आपको सफलता के लिए आगे बढ़ाती है। कि हमें कैसी घड़ी पहननी चाहिए? सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आपके जो नंबर्स हैं घड़ी में रोमन नंबर्स हो तो अच्छा है। आप मेरी घड़ी भी देख सकते हो, उसमें रोमन नंबर्स है सारे। रिस्ट वॉच बहुत तरह की आती है, जिसका साइज अलग होता है, कलर अलग होता है, डायल अलग होता है, तो क्या उसका रोल भी कुछ होता है? अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हर्डल्स हैं, तो आप वो कॉर्नर से इस तरीके से जो शेप बना हुआ होता है उस तरह की घड़ी आप चूज कर लेंगे। तो यहाँ ये पता होना जरूरी है, एक चीज। दूसरा, जो ओवल शेप होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी मर्यादाएं डिसाइड कर लेते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है KFE टॉक शो में। आज हम बात करेंगे बच्चों के निकनेम के बारे में, कि उनका निकनेम होना चाहिए कि उनका निकनेम नहीं होना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे रिस्ट वॉच के बारे में और नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में। ये सारी बातें हम करेंगे अपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेस्ट के साथ, जिनका नाम है CA वोमेश पाठक जी, जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एक्सपर्ट है, साथ में रुद्राक्ष कोच भी है। और उनके साथ हैं विश्वास वैष्णव जी, जो कि एक बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, वास्तु एक्सपर्ट हैं और साथ में लाइफ कोच है। चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। थैंक यू। वोमेश सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि मैं ना वेट नहीं करती हूँ, मैं डायरेक्ट शुरू हो जाती हूँ कि आजकल मार्केट में जहाँ देखो नेम न्यूमरोलॉजी का मार्केट इतना गर्म है, लोग कह रहे हैं कि भाई नाम बदलो भाग्य बदलो, ये क्या सही है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो मूलांक है, आपका जो भाग्यांक है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। आपका बर्थ चार्ट आप चेंज नहीं कर सकते। तो एक ही चीज़ है जो आप चेंज कर सकते हो, एक ही चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है, एक ही चीज़ है जो वेरिएबल है, वो है आपका नेम स्पेलिंग। तो अगर मैं बात करूं कि नेम स्पेलिंग अगर आपका आपके बर्थ चार्ट से या आपके ड्राइवर कंडक्टर से सिंक में है तो आप आपकी लाइफ को 50 to 60% अपलिफ्ट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका बर्थ चार्ट और आपका नेम स्पेलिंग सिंक में नहीं है तो भले आपके बर्थ चार्ट में राजयोग हो, भले आप किसी अच्छे प्रोफेशन में हो, फिर भी आप इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसीलिए जो है नेम स्पेलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल जो है सोशल मीडिया की मदद से लोगों ने ये चीज़ समझ ली है और लोग जो है खुशी खुशी आज अपना नेम स्पेलिंग चेक करवाते हैं और चेंज भी करवाने तैयार होते हैं। तो डेफिनेटली नेम स्पेलिंग काम करता है और बहुत ही ज़्यादा असरकारक है, और ये जो है आपकी लाइफ को 100% चेंज कर सकता है। विश्वास सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि नेम स्पेलिंग को करेक्ट करने के बहुत से मेथड बताए जाते हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं कि आप ये मेथड करो, आप वो मेथड करो, तो कौन सा मेथड सही है? देखिए आदरणीय मैडम,
हर नंबर जो भी ABCD, एक से लेकर के जेड तक, ए से लेकर के जेड तक जो भी लेटर हैं, उनको न्यूमरोलॉजी ने कोई एक नंबर जो है वो डिसाइड किया। उसको पाइथागोरस ने भी जो है वो किया है, चैलेडियन पद्धति से भी दिया, और भी इसके अलावा भी दूसरी पद्धतियां रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रचलन में जो है वो चैलेडियन पद्धति जो है, जिससे अभी इसको जो है सबसे ज़्यादा सकारात्मकता के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है। अब बात ये आ जाती है कि आप उस नंबर और उन अक्षरों, उन शब्दों के साथ जो जो नंबर दिए गए हैं उनका टोटल करें, और टोटल करके अगर वो, जैसा भगवान ने बताया कि मूलांक या भाग्यांक के साथ में वो कितने अलाइन करते हैं या कितने उनके साथ जाते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रख करके और नाम और उसके साथ सरनेम, इन दोनों चीज़ों को देख करके और आगे जो है वो बढ़ाया जाता है। बट इसकी वजह से कन्फ्यूज़न काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वीडियोस देख करके कुछ लोग हैं जो पाइथागोरस से अपना कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, कुछ लोग किसी और विधि से अपना कैलकुलेशन निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी एक विधि के साथ आगे बढ़ा जाए तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो चैलेडियन पद्धति है, जिससे काफ़ी हद तक एक एक्यूरेसी के साथ आप नाम के स्पेलिंग को करेक्ट कर पाते हैं या व्यवस्थित कर पाते हैं। सर, जैसा सर ने बताया कि 2 मेथड होते हैं, आपके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड सही रहेगा? जी बिल्कुल, मैं भी विश्वास जी के मत से सहमत हूँ कि चैलेडियन मेथड बेटर है। द रीज़न बीइंग, पाइथागोरियन में जो है नंबर की कोडिंग जो है वो 1 से लेकर 9 तक है। 9 नंबर के लिए 2 अल्फ़ाबेट जो है वो अलॉटेड है, और जब उन 2 नंबर की अगर मैं बात करूँ, उन 2 अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ, तो वो अल्फ़ाबेट जब भी मैं नेम स्पेलिंग में ऐड करूँगा तो उसका कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, क्योंकि एनी नंबर मैथमेटिकली अगर मैं देखूँ तो कोई भी नंबर को मैं नंबर 9 से ऐड करूँ तो वही नंबर निकल के वापस आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 में 9 ऐड करूँ तो वापस टोटल जो है वो 1 ही आने वाला है। तो इसीलिए जो पाइथागोरियन मेथड है, हालांकि ये काफ़ी पुराना मेथड है, यूरोपियन कंट्रीज़ में आज भी कहीं कहीं जगहों पे ये यूज़ किया जाता है, पर दिस इज़ नॉट वेल, मैं कहूँगा इससे आपको रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस मेथड की 9 नंबर जो है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पाइथागोरस जो है वो एक न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं थे, वो एक मैथमेटिशियन थे। तो इसीलिए चैलेडियन मेथड जो है वो लाए है कीरो, हु इज़ नोन एज द किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी और हीरो ऑफ न्यूमरोलॉजी कहा जाता है, और उससे रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसलिए हम जो है सभी लोग इंडिया में भी जो मेन बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं वो सभी लोग चैलेडियन मेथड ही फॉलो करते हैं। सर, हम अपने नाम को किस नंबर पर रखें जिससे कि हमारा भाग्य बदल जाए? आदरणीय मैडम जी, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा प्रासंगिक उस स्थिति में हो जाता है कि मेरे मूलांक, मेरे भाग्यांक और मेरा न्यूमरो चार्ट मुझे क्या कहता है, ठीक है ना। कॉमनली तौर पर सम्मानित दूसरे न्यूमरोलॉजिस्ट भी और हम लोगों का भी मत यही होता है कि जो अच्छे नंबरों में जिनकी गिनती होती है, ग्रह सारे अच्छे हैं लेकिन नंबरों में अच्छी गिनती 1 नंबर को लेके होती है, 3 नंबर को लेके होती है, 5 नंबर को लेके होती है, 6 नंबर को लेके होती है, तो हर कोई कहता है कि इन नंबर पर आना चाहिए। पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको लगता है कि आप ऑकल्ट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आप एजुकेशन से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं, तो फिर 3 नंबर आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ऑकल्ट से अगर आप जुड़े हैं तो आप हिम्मत करके 7 नंबर को अपने नाम के साथ जोड़िए और ऑकल्ट इंडस्ट्री में आप आगे बढ़िए। लेकिन जनरली लोग ऐसा करते नहीं हैं, बस 1, 3, 5 या 6 पर जैसा उनका मूलांक और भाग्यांक है उसके अकॉर्डिंग 1 को लेना या 3 को लेना या 5 को या 6 को वो डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आपकी फील्ड है और जिस फील्ड में आप आगे जाना चाहते हैं, उस फील्ड को लेकर के अगर आप काम करते हैं, देखिए पैसे की बात आती है कि साहब 6 नंबर है, शुक्र है तो आपको पैसा अच्छा मिलेगा, 5 नंबर अगर है तो आपको लाइफ में बैलेंसेस और बाकी चीज़ें होगी। पर अगर मैं पैसा कमा ही नहीं पा रहा हूँ, मेरी फील्ड जो है और उसमें मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो मैं बैलेंस करके क्या कर लूँगा या बाकी चीज़ें मेरे साथ कैसी होगी। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं किस फील्ड में, उस फील्ड में मुझे इन 4, 5, 6 नंबर में से कौन सा नंबर मुझे श्रेष्ठता के साथ बढ़ना चाहिए, और अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर 1, 3, 5 या 6 में से जो भी प्रोवाइडेड कि मूलांक और भाग्यांक में कोई एंटी नंबर उसके साथ में एसोसिएट तो नहीं है, उन चीज़ों को देखते हुए करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग 9 नंबर भी रखते हैं, लेकिन 9 नंबर अनप्रेडिक्टिव रिजल्ट के लिए जाना जाता है, तो हिम्मत वाले होते हैं वही लोग 9 नंबर को अपने टोटल पर रखते हैं, अदरवाइज नहीं रखते। इसलिए सेफर साइड हमेशा ये सलाह दी जाती है कि या तो 1 पे, 3 पे, 5 पे या 6 पे आपको अपने नेम की स्पेलिंग के टोटल को लेके आना चाहिए। अच्छा सर, वो में सर मुझे एक बात बताइए कि जैसे इसमें नेम न्यूमरोलॉजी में ऐसा भी कुछ होता है कि फर्स्ट नेम जो है वो इस पे आना चाहिए, सेकंड नेम इस पे आना चाहिए, ऐसा कुछ होता है क्या? जी, सो जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका फर्स्ट नेम और टोटल।
सरनेम इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता एज़ फार एज़ टोटल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट नेम है वो कभी भी 4 या 8 पे नहीं आएगा। दूसरी बात, आपका जो टोटल नेम है, जैसे कि मेरा नाम है व्योमेश पाठक, तो व्योमेश जो है ये कभी 4 या 8 पे नहीं आएगा, और व्योमेश पाठक जो पूरा नाम है वो भी जो है 4 या 8 पे नहीं आएगा। तो ये एक थंब रूल है कि भले मेरे पास 5 नंबर मौजूद हो, भले मेरे पास 6 नंबर मौजूद हो, 4 नंबर की मदद से मैं ऐसा कहूँगा कि मेरा राजयोग कंप्लीट हो रहा है, तो क्या मैं मेरा फर्स्ट नेम 4 पे लेके जाऊँ? द आंसर इज़ नो। यदि मेरे पास 2 और 5 मौजूद है पर 8 नंबर एब्सेंट है, तो क्या मैं मेरा नेम स्पेलिंग 8 पे लेके जाऊँ? पूरा व्योमेश पाठक अगर मैं 8 पे लेके जाऊँ तो मेरा राजयोग, सिल्वर राजयोग, प्रॉपर्टी योग कंप्लीट होगा। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? आंसर इज़ नो। तो कभी भी मेरा नेम स्पेलिंग, फर्स्ट नेम और टोटल, ये 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है, कभी भी 4 या 8 पे नहीं जाएंगे, ये कम्प्लीटली नेगेटिव लिस्ट है। अच्छा सर, जैसे सर ने नेम की बात की, आप भी नाम की बात बता रहे हो मुझे। अब कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे का नाम रियल में कुछ और रखते हैं, स्कूल वगैरह हर जगह कुछ और होता है, लेकिन प्यार से कुछ और बोलते हैं। जैसे मेरी बेटी का नाम है कांशी, लेकिन मैं उसे प्यार से गुंची बोलती हूँ। तो ये भी क्या इफ़ेक्ट करेगा कुछ? देखिए, 2 चीज़ें। सबसे पहली चीज़ तो एक ऑन पेपर जो भी आपका नाम चल रहा है, निश्चित रूप से उसका वाइब्रेशन आपके साथ जुड़ता है। लेकिन एक घर के किसी एक नाम से बुला लेना बचपन तक वो ठीक है, लेकिन जब आप किसी भी एक सम्मानीय व्यक्तित्व को जब 2 नाम से पुकारते हैं, तो ब्रह्मांड कन्फ्यूज़ हो जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि वो किस नाम की फ्रीक्वेंसी को आपके साथ में जोड़े। तो अच्छा तो यही होगा कि बचपन तक ठीक है, लेकिन उसके बाद आप उसको उसी नाम से बुलाएँ जो नाम उसका ऑन पेपर है, स्कूल में, कॉलेज में या भविष्य में उसको वो नाम मिलने वाला है, और प्रभाव भी उसी का आता है। तो अगर कोई बदलाव या कुछ चीज़ें करना भी है तो उन्हीं पर करना होती है जो एक्चुअल में है और ऑन पेपर है, और जिसके साथ आप आगे बढ़ेंगे। लीगल तौर पर भी आपके आधार कार्ड पर, आपके पैन कार्ड पर, आपके बैंक अकाउंट्स में जिन नामों को लेकर के आप आगे बढ़ते हैं, उन्हीं नामों में सुधार भी किया जाता है और उन्हीं नामों से पुकारें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर आदरणीय माता पिता प्यार वश बच्चों को बुलाते हैं, और माता पिता की भावना हमेशा बच्चों के प्रति हमेशा वो होती है, उनसे बड़ा कोई न गुरु है न ईश्वर है। माता पिता सबसे पहले ईश्वर तुल्य बच्चे के लिए होते हैं, तो उसमें प्यार है। लेकिन दुनिया शायद उतने प्यार से उस नाम को न पुकारे जो उपनाम आप रखते हैं। गुल्लू है तो टिल्लू है, तो पिंकी है तो चिंकी है, तो डब्ल्यू है, तो इसमें माता का प्यार छिपा होता है, पेरेंट्स का प्यार छिपा होता है। लेकिन एक आम इंसान उसको नाम बिगाड़ के भी जो है वो कई बार उच्चारित करते हैं। तो बेटर है कि बड़े होने के बाद में या कहीं भी हो तो आप उन्हीं नामों से उनको पुकारें और करेक्शन भी उन्हीं पर करें और फ़ायदा भी उन्हीं का उठाएं। अच्छा वोमेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी निक नेम के बारे में आपका क्या कहना है? जी देखिए, यही है कि निक नेम जो है डेफिनेटली आप जो भी नाम यूज़ करोगे उसका वाइब्रेशन थोड़ा बहुत तो आपके साथ जाएगा। पर जैसे कि सर ने बताया कि 2 नाम होने की वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि कौन से नाम की वाइब्रेशन देनी चाहिए ओवरऑल यूनिवर्स को। सो डेफिनेटली निक नेम घर तक ठीक है, पर जो ज़्यादा मायने रखेगा वो है आपका नाम जो आप सोशल मीडिया पे यूज़ करते हो, आपका नाम जो आप आपके ईमेल आईडी में यूज़ करते हो, जो आपके विजिटिंग कार्ड पे यूज़ करते हो, जो आपके घर के बाहर नेम प्लेट में है। ये सारी जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जहाँ पे आप ये नाम यूज़ करते हो। अभी निक नेम जो आप सब जगह पे तो यूज़ नहीं करोगे, तो निक नेम का थोड़ा बहुत इफेक्ट आएगा, पर जो मेन इम्पैक्ट रहेगा, जो मेन इफेक्ट रहेगा वो रहेगा आपका कौन सा नाम यूनिवर्स की तरफ जा रहा है, आपका कौन सा नाम पब्लिक डोमेन में जा रहा है, सोशल मीडिया में जा रहा है, वो नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। विश्वास जी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि देखिए आजकल मैं देख रही हूँ मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत चल रहा है, तो ये क्या हमारी लाइफ पर इम्पैक्ट करता है इसका कुछ? आदरणीय मैडम जी, देखिए हर वो नंबर जो आपके साथ जुड़ जाता है वो आपके जीवन को प्रभावित तो करता है ना। आज के समय में हम ये देखें कि देखते ही देखते मोबाइल ने हमारे पूरे जीवन को कैप्चर कर लिया है। आज अगर आप घर से निकलें और अगर मोबाइल आपके साथ नहीं है, तो आप जब तक वो मोबाइल आपके पास न पहुंच जाए तब तक आप अपने आप को हैंडीकैप सा महसूस करते हैं या अनईजी महसूस करते हैं या स्ट्रेस में आ जाते हैं, सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है ना। तो एक ज़माना था जब मोबाइल को एक फ़ोन की तरह आया था कि भाई ठीक है मेरा फ़ोन मेरे हाथ में, पर किसी ने सोचा नहीं था कि उससे वीडियो कॉल होता है, उससे पूरी दुनिया हमसे कनेक्ट हो जाएगी, या मैं व्हाट्सएप के ऊपर पूरा बिजनेस अपना रन कर लूँगा। तो उस वजह से, उस लिहाज से वो नंबर अब आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा है।
ऐसी स्थिति में अगर उसका टोटल किसी ऐसे नंबर पर आता है जो स्ट्रगल के लिए जाना जाता है, या ऐसे नंबर पर आता है जिसको एक अच्छा नंबर या एक अच्छा प्लेनेट नहीं माना जाता है, ठीक है ना, कारण कुछ भी हो, तो उस वजह से मोबाइल के नंबर जिस तरह से एक नाम के नंबर, क्योंकि वो मोबाइल भी तो आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, कि आपने कहा कि अच्छा सोनी जी का नंबर दीजिए, तो वो नंबर आपके नाम के साथ आगे ट्रेवल हुआ ना, तो नाम के साथ साथ आपका मोबाइल नंबर की जो टोटल है वो भी आपके कार्यक्षेत्र को, आपके स्वभाव को, आपके आभा मंडल को और आपके व्यापार को और आपके कस्टमर को नियंत्रित करती है। अगर मान लीजिए बहुत अच्छा नंबर है, पता है आपको दिन भर सुकून भरे कॉल आएंगे, जितने भी कॉल्स आने हैं, मान लीजिए 8 नंबर है, 4 नंबर है या 2 नंबर भी है जो अप डाउन दे रहा है लाइफ में आपको, ठीक है ना, तो पता लगा कि आपको सुबह कोई बहुत खुश करने वाला कॉल आ रहा था, एट द सेम टाइम दूसरा कॉल ऐसा आ रहा है कि वो पूरी तरीके से आपको वापस नीचे मूड को ट्विस्ट कर रहा है, फिर कोई कॉल आया जिसमें आपको कोई स्ट्रेस आ रहा है, मतलब आपको ऑर्डर आने वाले कॉल, आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले कॉल, उनकी संख्या कम होगी, और बाकी दूसरे आपको लगा कि मैंने दिन भर 100 फोन कॉल्स आज अटेंड किए पर मेरा काम का तो एक भी नहीं था। लेकिन जब आप उसके नंबर को मूलांक भाग्यांक के साथ में एक अच्छे ऑस्पिशियस नंबर पर लेकर के आते हैं, सकारात्मक नंबर के नंबर पर लेकर के आते हैं, तो फिर वो निश्चित रूप से आपके जीवन को, आपके व्यापार को, आपकी हेल्थ को और आपकी वेल्थ को प्रभावित करता है। अच्छा वो में सर लोग कहते हैं कि आप अपने नंबर में 55 लेकर आओ, 66 लेकर आओ, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसा कुछ होता है क्या? जी, एक चीज़ ये मैंने भी काफ़ी नोटिस की है कि कुछ लोग जो है वो रेकमेंड करते हैं कि 555 पे नंबर लेके आओ, 555 पे एंड होना चाहिए, 666 पे एंड होना चाहिए। तो क्या ये ज़रूरी है? मैं कहूँगा ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना कि ज़रूरी है कि आपको जो है वो पूरे नंबर की टोटल आपको देखनी है कि क्या वो आपके मूलांक या भाग्यांक से सिंक में है। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि आपका जो मोबाइल नंबर का टोटल है वो लकी नंबर्स, ऑस्पिशियस नंबर जो कि है 1, 5, 6 या 3 पे आना चाहिए। ये सबसे पहला बेसिक चीज़ है। दूसरी बेसिक चीज़ ये है कि ये जो नंबर है, यदि मैं 8 नंबर से रूल होता हूँ तो मेरा जो टोटल नंबर है वो 1 पे नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मैं 6 से रूल हो रहा हूँ तो मेरा टोटल नंबर जो है वो 3 पे नहीं आएगा, और 3 से रूल हो रहा हो तो टोटल नंबर 6 पे नहीं आएगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो नंबर मेरे चार्ट में है या नहीं है। तो ये जो है टोटल इम्पोर्टेंट है, टोटल रेलेवेंट है, और साथ ही साथ जो है मोबाइल नंबर में मल्टीपल 2, 4, 8, 7 हम अवॉइड करने कहते हैं। एक बार आएगा तो चलेगा पर मल्टीपल टाइम्स ये नंबर नहीं आने चाहिए। जहाँ तक की बात है 555, 666, 111 फैंसी नंबर्स है, अगर आप अफोर्ड कर सके आप ले सकते हो, पर क्या ये ज़रूरी है? तो इसका आंसर मैं कहूँगा नहीं, ये बिल्कुल इतने ज़रूरी नहीं है। आपके पर्सनल चॉइस के ऊपर है, यदि आप जाना चाहें ये नंबर पे जा सकते हैं, यदि आप अफोर्ड कर सके, क्योंकि मैंने देखे हैं कि ये नंबर्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं बिकॉज ऑफ दीज एडवर्टीजमेंट की 555 हो तो बहुत अच्छा है, 666 है तो बहुत अच्छा है। अगर आप ले सको तो लो, अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि 555 होना ही चाहिए या 666 होना ही चाहिए। सर इन दोनों ना रिस्ट वॉच का बहुत चलन चल रहा है, जिसे देखो वो कह रहा है रिस्ट वॉच से भाग्य बदल जाएगा, रिस्ट वॉच से आपको सक्सेस मिल जाएगी, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय मैडम, देखिए सफलता शब्द जो है, सक्सेस शब्द ये बड़ा वाइड है, ठीक है ना। सक्सेस बेसिकली रिस्ट वॉच पे मैं आता हूँ, पर मैं कहूँ कि देखिए सफलता मतलब पैसा, ये यहाँ गलत धारणा बिल्कुल बन जाती है। आपके समाज से संबंध कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपके पास में नेम फेम कैसा है, आपके पास पैसा कैसा है, ये सारी चीज़ें मिल करके आपकी सफलता को परिभाषित करती है, न कि सिर्फ पैसा, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि रिस्ट वॉच, तो रिस्ट वॉच ढेर सारे उपायों में से एक उपाय है जो आपको सफलता के लिए आगे बढ़ाती है। नॉट ओनली रिस्ट वॉच बट ढेर सारी रेमेडीज में से, ढेर सारे उपायों में से रिस्ट वॉच एक उपाय है। देखिए 1868-69 के आसपास घड़ी का जो है वो आविष्कार हुआ था। इसका ये मतलब नहीं कि उसके पहले समय को नहीं देखा जाता था या घड़ी नहीं होती थी। आप अगर उससे पहले की बात करेंगे तो एक लकड़ी का एक एक्सिस, या जैसे अपन अपनी भाषा में डंडा कहते हैं कि एक डंडा जो है वो गाड़ देते थे, और सूर्य के जैसे जैसे पैरामीटर्स चेंज होते थे तो वो उसकी छांव बदलती थी, और उससे वो एक्यूरेट टाइम, जो आज के ज़माने में हम टाइम बताते हैं, वैसा टाइम उस समय हमारे पूर्वज उससे बताते थे और उसी से अपना कामकाज करते थे। ये दिन का टाइम देखने का विधि था, और रात के समय ग्रहों की चाल और उनकी चीज़ों को देख करके और वो बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर जाते थे। जब से घड़ी का आविष्कार हुआ उसके बाद लोगों ने इसको टाइम देखने के लिए भी उपयोग किया, कुछ लोगों ने इसको फैशन के रूप में अडॉप्ट किया। आज भी कुछ लोग हैं जो फैशन के रूप में भी घड़ी पहन लेते हैं। पर पहली चीज़, घड़ी पहनना चाहिए। एक चीज़, क्यों पहनना चाहिए? घड़ी में काइनेटिक एनर्जी है, ये 24 आवर्स चलती है,
इसमें एक ऊर्जा है। जब आप अपने शरीर के साथ इस ऊर्जा का तालमेल जब आप बिठाते हैं तो आपका शरीर भी उसके साथ में एक काइनेटिक एनर्जी के साथ जुड़ जाता है, ठीक है ना, एक ऊर्जा के साथ जुड़ जाता है, अगर आप इस तरीके से समझें। और उस ऊर्जा के साथ वो समय का पाबंद होते चले जाता है जब आपके हाथ में घड़ी होती है। तो ऐसा देखा गया है कि जो लोग घड़ी नहीं पहनते हैं, हो सकता है कुछ लोग इससे इत्तेफाक ना करें, पर जो लोग घड़ी नहीं पहन पाते हैं या नहीं पहनते हैं, वो समय को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते हैं। तो एक, आप जब घड़ी पहनते हैं तो आप टाइम के साथ टोन अप होते हैं, और घड़ी समय दिखाती है और समय ही सब कुछ होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि समय बहुत बलवान है, और वो इसलिए कहा गया है कि देखिए, जब टाइम मैनेजमेंट कॉर्पोरेट में पढ़ाया जाता है तो वहाँ एक सेंटेंस आता है कि जिस दिन आप समय रूपी भगवान को पूज लेते हो, उसके बाद आपको किसी भगवान को पूजने की आवश्यकता नहीं होती। तो अगर समय को भगवान का दर्जा है तो फिर समय के साथ आप क्यों नहीं चलना चाहते, और अगर आप समय के साथ चलना चाहते हो तो फिर घड़ी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है ना। अब ये मत हो सकता है किसी का सब मोबाइल है ना, हम उसमें देख लेते हैं, तो वो मैं उसके अगले किसी जवाब में उसके बारे में बताऊंगा कि मोबाइल आपका टाइम देखने के लिए नहीं है, मोबाइल किसी और चीज़ के लिए है। जैसा कि सर ने बोला कि घड़ी पहननी चाहिए, तो मेरा ये सवाल आपसे है कि हमें कैसी घड़ी पहननी चाहिए। जी बिल्कुल। तो जैसे कि सर ने बताया कि घड़ी में जो है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो हमने स्कूल में भी पढ़ाई की है कि एनर्जी जो है, मेटल इज़ अ गुड कैरियर ऑफ एनर्जी। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। रबर और लेदर जो है दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी या स्लो कंडक्टर्स ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप रबर और फाइबर या जो है लेदर की रिस्ट वॉच आप अवॉइड कीजिए जितनी हो सके, और मेटालिक रिस्ट वॉच पहनिए, सो दैट इसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी जल्दी से अलाइन हो जाए, और ये जो इसकी घड़ी के टिक 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 जो कांटे हैं, जो एनर्जी उसका फ्लो है, वो आपकी एनर्जी के साथ सिंक होके आप अपनी लाइफ में जो है अपनी एनर्जी को इम्प्रोवाइज कर सको, अपनी एनर्जी को इम्प्रूव कर सको। तो इसीलिए पहला गाइडेंस है, आपको मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। अब आप कहोगे मेटालिक तो ठीक है, पर उसमें कलर, सो मेटल का हम जो नॉर्मल रेमेडी देते हैं, एक रिस्ट वॉच की रेमेडी आती है न्यूमरोलॉजी में, खास करके जब नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग होते हैं, जिनके भी चार्ट में नंबर 6 और नंबर 7 मिसिंग होते हैं, नंबर 6 है शुक्र का नंबर 7 है केतु का नंबर। सो जब ये दोनों नंबर मिसिंग होते हैं तब हम रेकमेंड करते हैं गोल्डन और सिल्वर मेटालिक रिस्ट वॉच। पर यदि 6 नंबर मौजूद नहीं है और 7 नंबर मौजूद है, वहाँ पे हम कहते हैं आपको गोल्डन मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी है। तो सबसे पहला गाइडेंस तो यही है कि आपको सबसे पहले रिस्ट वॉच पहननी है, चाहे 6 नंबर हो, चाहे 7 नंबर हो या ना हो, दोनों नंबर प्रेजेंट हो फिर भी आपको रिस्ट वॉच पहननी है। उस केस में आप दोनों में से कोई भी रिस्ट वॉच पहन सकते हो, गोल्डन या गोल्डन सिल्वर, पर आपको मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी है। और रिस्ट वॉच पहननी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा नंबर प्रेजेंट है, कौन सा नंबर एब्सेंट है। वो सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि रिस्ट वॉच लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया आपको मेटालिक रिस्ट वॉच पहननी चाहिए, और जो है लेदर और रबर और फाइबर आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, लोग अक्सर पूछते हैं कि रिस्ट वॉच का मेटल तो हमें समझ गया, गोल्डन सिल्वर भी समझ गया, पर अंदर जो डायल है उस डायल में नंबर्स होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। तो ये भी गाइडेंस हम लोगों को दे देते हैं कि सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके जो नंबर्स हैं घड़ी में, रोमन नंबर्स हो तो अच्छा है। आप मेरी घड़ी भी देख सकते हो, उसमें रोमन नंबर से सारे। रोमन नंबर से क्या होता है कि आपको जो है, यदि आप बिज़नेस में हो या यदि आप क्लाइंट से डील करते हो, तो आपको जो है कस्टमर ओवरसीज से आएंगे, दूर देश से आएंगे, अपने स्टेट के बाहर से आएंगे। सो यदि आपको लार्जर टारगेट ऑडियंस को कैटर करना है, यदि आपको ज़्यादा लोगों को सर्व करना है, आपको क्लाइंट बेस अलग अलग जगहों से चाहिए, तो आपको रोमन नंबर की रिस्ट वॉच पहननी चाहिए। यदि रोमन नंबर्स अवेलेबल ना हो, क्योंकि घड़ी लेते समय बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, मुझे शेप पसंद आ गया, डायल पसंद आ गया, पर अंदर सारे नंबर्स नहीं हैं, तो क्या मैं वो घड़ी छोड़ दूँ? तो आंसर इज़ नहीं, आपको ये घड़ी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है, आप देख सकते हो कि 1 से लेके 12 नंबर जो नॉर्मल डिजिट्स के नंबर है, वो वाली घड़ी भी आप ले सकते हो। अब कई बार ऐसा भी होता है कि सारे नंबर्स होते नहीं है घड़ी में, तो तीसरा ऑप्शन मैं कहूँगा कि थर्ड स्टेप में जाऊँगा। अगर पहला वाला रोमन अवेलेबल नहीं है, 1 से लेके 12 नंबर्स अवेलेबल नहीं है, तो एटलीस्ट आप देखिए जो 4 मुख्य नंबर्स है, 12, 6, 9, 3, ये जो 4 नंबर्स है, एटलीस्ट वो आपके रिस्ट वॉच में हो। तो ये सिंपल सजेशन है, आप रिस्ट वॉच लेते समय ये बेसिक प्रिंसिपल का ध्यान रखिए, और जो है आप अपने लिए जो भी आपकी मन पसंद हो, डेफिनेटली आपका चॉइस होगा रिस्ट वॉच का, वो अकॉर्डिंगली चूज़ कीजिए। पर ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिए, सो दैट आपकी जो रिस्ट वॉच है वो आपकी एनर्जी के साथ सिंक कर जाए, और आपको जो है
एज अ रेमेडी भी ये काम करे और डेफिनेटली आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करने में आपकी हेल्प करे। सर वोमेश सर ने तो बहुत अच्छी जानकारी दी, तो लेकिन मैं अब आपसे जानना चाहूँगी कि जो रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच बहुत तरह की आती है जिसका साइज अलग होता है, कलर अलग होता है, डायल अलग होता है, तो क्या उसका रोल भी कुछ होता है? निश्चित रूप से आदरणीय मैडम जी, देखिए, घड़ी के बहुत सारे शेप आते हैं। उन हर शेप का अपना एक मायना है, अपना एक मतलब है। जैसे आपने देखा हो, एक गोल डायल आता है, एक थोड़ा सा ऐसा अंडाकार जो है वैसे आते हैं, कुछ रेक्टेंगल आते हैं, कुछ के कॉर्नर्स ऐसे ऐसे कटे हुए होते हैं, उस तरीके से आते हैं। ऐसे बहुत सारे शेप्स अवेलेबल होते हैं। जब आप लेने के लिए जाते हैं और आपको इनके मतलब अगर पता होते हैं तो शायद आप घड़ी को बहुत आसानी से अपने लिए चूज कर पाते हैं। मैं यहाँ 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़, गोल शेप जो है वो तुलनात्मक अच्छा माना जाता है सभी शेप में, ठीक है। आल्दो इसे फेमिनाइन का जो है दर्जा दिया हुआ है गोल शेप को, और वहीं पर जो स्क्वायर आते हैं उसको मस्क्यूनाइन का जो है वो दर्जा दिया हुआ है। अब यह फेमिनाइन मस्क्यूनाइन बहुत अच्छे से सम्मानीय श्रोता समझते हैं, दर्शक समझते हैं कि थोड़ा सा एक सम्मानीय महिला जिस तरीके से रिएक्ट करती है उस तरीके के गुण के साथ में वो चीज़ आती है। आप जो घड़ी पसंद करते हो ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको चूज करता है। आप देखते हो और देखते से आपको लगता है कि मुझे ये अच्छा लगा, आप बाय डिफ़ॉल्ट आप वो शेप चुन लेते हो जिस तरीके के आप होते हो, मस्क्यूनाइन है या फेमिनाइन है, या अगर आपके लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, हर्डल्स हैं, तो आप वो कॉर्नर से इस तरीके से जो शेप बना हुआ होता है उस तरीके की घड़ी आप चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ ये पता होना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरा, जो ओवल शेप होता है, ऐसे लोग क्या करते हैं, अपनी मर्यादाएं डिसाइड कर लेते हैं और वो उसी सर्कल में उन्हीं लोगों के बीच बार बार अपने काम को वहीं करते रहते हैं। वो कभी भी उससे बाहर जो है वो दायरे से बाहर नहीं आ पाते हैं। ये शेप के मतलब है। अब बात आ जाती है डायल के साइज़ की। देखिए, अगर बहुत छोटा साइज़ है तो ऐसा माना जाता है घड़ी थेरेपी में कि ऐसे लोगों के लक्ष्य बड़े छोटे होते हैं, और जो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी घड़ी पहन लेते हैं वो उन लक्ष्यों का निर्धारण कर लेते हैं जिन लक्ष्यों को हासिल नहीं किया जा सकता, जो कि मतलब मेजरेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो जो मिडिल साइज की घड़ी होती है, बेसिकली वो लक्ष्य होते हैं जिनको हासिल किया जा सकता है। तो ये साइज को लेकर के भी आप थोड़ा सा पर्टिकुलर, जैसे आजकल के बच्चे हैं जो कई बार बहुत ज़्यादा बड़ी घड़ी पसंद कर लेते हैं और पहन भी लेते हैं और बहुत भारी होती है, आपको अनईजी होता है जब आप उसको पहनते हैं। तो आप सिर्फ शौक के खातिर ना पहने, आप एज ए गहना उसको ना पहने, एक चीज। दूसरा, पति और पत्नी के बीच अगर बहुत अच्छा ट्यूनिंग नहीं है तो उनको अलग अलग तरह की घड़ी नहीं पहनना चाहिए। अगर वो एक जैसी, एक कलर की, एक साइज की, एक शेप की घड़ी पहने, देखिए मुझे इतराज है थोड़ा सा कि जब घड़ियां आई थी तो घड़ियां दूल्हे दुल्हन के लिए बनाई जाती थी, तो दुल्हन की बाय डिफॉल्ट ही वो छोटी बनाते थे और दूल्हे की जो है वो बड़ी बनाते थे। जबकि कायदे से पति और पत्नी दोनों को एक ही साइज की घड़ी पहनना चाहिए, और अगर उनके बीच बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है तो फिर वो घड़ी एक ब्रांड की हो, एक जैसी हो और एक जैसा मेटेलिक टेस्ट हो, और वो जब पहनेंगे तो उनके बीच एक अच्छा तारतम्य बनता है। तो यहाँ पर शेप साइज ये मैटर करती है, इनफैक्ट कांटे भी मैटर करते हैं। या आदरणीय भगवान ने जैसा अभी बताया कि रोमन वाले जो है वो होना चाहिए, है ना। तो आप ओवरसीज, क्योंकि रोमन हमारे उसका नहीं है, बेसिकली ये एक्स, आई या वी आई इस तरह के जो नंबर होते हैं, इंडिया के नंबर है तो 12 है, 3 है, 6 है, 9 है। लेकिन उसके साथ अगर उसका कांटा भी एंकर वाला जो होता है, देखा आपने जो समुद्र में जहाज को रोकने के लिए जो शेप होता है ना एंकर का, अगर वो शेप होता है तो वो रोमन का इंपॉर्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है और आप और ज़्यादा बाहर के लोगों के साथ जुड़ पाते हैं। दूसरा, आप ब्रांडेड घड़ी पहने पर इसका ये मतलब नहीं कि आप बहुत महंगी घड़ी पहने। तो कभी भी ब्रांडेड नकल की घड़ी आपको कभी भी नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो वो जीवन में पूरा एक आपके जीवन में वास्तविकता से आपको दूर ले जाता है। तो बेटर है कि आप भले सस्ती घड़ी लें पर किसी भी ब्रांड की आप घड़ी लें, और अगर उस पर ब्रांड का नेम लिखा हुआ हो तो वो घड़ी और ज़्यादा आपकी सफलता को जो है मुस्तैद करती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको जानना चाहिए, पर नंबर ज़रूर हो। अगर रोमन में नहीं है और 12, 3, 6, 9 भी नहीं है तो एटलीस्ट 12 हो, एटलीस्ट किसी नंबर का वाइब्रेशन तो आपके साथ में जुड़े। उसी का संबंध कांटों से भी, छोटा कांटा है तो उससे बड़ा कांटा है, तो आपको पता है जो सेकंड का कांटा होता है, अगर वो नहीं है आपकी घड़ी में तो आप बहुत छोटे छोटे डिसीजन पे आपको लेने में दिक्कत आएगी। पानी पीऊँ कि नहीं पीऊँ ये भी आप किसी से पूछ के पियोगे, मुझे चलो कि नहीं चलो, खाना खा लूँ, आपको शायद पूछना पड़ जाए कि क्यों खा लूँ क्या मैं खाना, लाइक दिस। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से जो मिनट का कांटा होता है
वो आपको मिडिल रेंज के निर्णय लेने में मदद करता है। किसी मीटिंग में बैठे हैं, समारोह में बैठे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। लेकिन जो छोटा वाला कांटा होता है वो जीवन के बड़े और बहुत काबिल निर्णय लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वजह से घड़ी में जब इतनी जानकारी हो जाती है तो उसके बाद एज ए थेरेपी आप किसी को बता पाते हैं। इसीलिए हम लोग कई बार न्यूमरो चार्ट देख करके और उसके साथ कौन सी घड़ी उनको पहनना चाहिए ये बता पाते हैं। तो उसके पीछे इतनी सारी चीज़ें होती हैं और भी वो चीज़ें जो समय अभाव में हम दोनों यहाँ बात नहीं कर पा रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर इज़ अ इम्पॉर्टेंस ऑफ वॉच इन द लाइफ, और हर एक इंसान ने घड़ी को पहनना चाहिए। तवज्जो, हाँ, डिजिटल वॉच नहीं पहनना चाहिए। जितने बनाते हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो तनाव को इंडिकेट करती है, इसलिए बेटर है कि आप मेटल की वॉच पर जाएं। हाँ, यानी मेटल की वॉच बेस्ट होती है। आप दोनों यहाँ पर आए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। हमारे साथ थे सीए उमेश पाठक जी और साथ में विश्वास वैष्णव जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी दी रिस्ट वॉच को लेके, निक नेम को लेके, नेम न्यूमरोलॉजी को लेके। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या फिर आप इनसे मिलना चाहते हैं तो उनकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही अगर आप इनके और वीडियो देखना चाहते हैं तो इनके चैनल का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।